नमस्कार, ईबीएन 7 भारत समाचार देख रहे हैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटरा के वैष्णो देवी भवन पर मची भगदड़ के हादसे के दूसरे दिन रविवार को नववर्ष के दूसरे दिन वैष्णो देवी भवन पर दुर्गा भवन के समीप स्थित स्नान घाट की जमीन अचानक खिसकनी शुरू हो गई, जिसके कारण उक्त स्नान घाट की इमारत में हल्की दरारें भी नजर आनी शुरू हो गई। जानकारी मिलते ही तत्काल प्रशासन द्वारा इस संबंध में ठोस कदम उठाते हुए स्नान घाट को खाली करवा दिया गया और पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करते हुए उक्त स्नान घाट को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। जानकारी के अनुसार भवन पर स्थित दुर्गा भवन इमारत का निर्माण कार्य जारी है, जिसके साथ की जमीन पर खुदाई की जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय करीब 300 श्रद्धालु स्नान घाट पर स्नान कर रहे थे। इस हादसे के बाद स्नान घाट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है और किसी के भी उक्त स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के बाद श्राइन बोर्ड ने अहम कदम उठाया है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करानी जरूरी होगी। ऑफलाइन पर्ची सिस्टम बंद कर दिया गया है। यात्रियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए रेडियो तरंगों पर आधारित RFID ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके समेत भीड़ प्रबंधन के अन्य उपाय किए जाएंगे और इसी के साथ ही अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों की पूरी तैनाती के साथ व्यवस्था कड़ी कर दी है। बता दें कि नए साल की भीड़ के दौरान तीर्थयात्रियों के दो समूह के बीच झगड़े के बाद शुक्रवार देर रात हुई भगदड़ में 12 लोगों की जान चली गई थी और 16 अन्य घायल हो गए थे। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आज सोमवार सुबह से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। बच्चों के टीकाकरण के लिए देश में कोविन ऐप पर रविवार तक 6 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए। पंजीकरण कराने की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने की घोषणा की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों के घालमेल से बचने के लिए 15 से 18 आयु वर्ग के लिए अलग टीकाकरण केंद्र, अलग कतारें, अलग सत्य स्थलों और अलग टीकाकरण दल बनाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस आयु वर्ग के लिए केवल कोवैक्सीन का टीका ही उपलब्ध होगा। हरियाणा के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सराहना करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि खेल एवं युवा मामले विभाग को प्रत्येक जिले में खेलों की विशेषज्ञता के अनुसार मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यक खेल के बुनियादी ढांचे को तदनुसार विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला द्वारा आयोजित योनेक्स सनराइज प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सीएम ने स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी को अपने ऐच्छिक कोष से 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। मोदी और शाह के साथ चर्चा के लिए राज्य के वित्त सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जगन मोहन रेड्डी ने आखिरी बार अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार जगन मोहन रेड्डी राज्य की अनिश्चित वित्तीय स्थिति की व्याख्या करेंगे और राज्य को संकट से उभारने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग करेंगे। सरकार को ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को जारी रखने के लिए संसाधन जुटाने होंगे। सूत्रों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन सहित अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धताएं राज्य सरकार के लिए चुनौती बन रही हैं। सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा परिषद को बनाए रखने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करने की उम्मीद है। 6 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए बलविंदर लाठी ने फिर कांग्रेस में वापसी कर ली है। उन्होंने दोबारा फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। बलविंदर सिंह लाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को लाठी कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए थे। भाजपा द्वारा पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, अकाली दल व आम आदमी पार्टी के नेताओं को शामिल करने के लिए चलाई जा रही मुहिम को बड़ा झटका लगा है। इसके तहत श्री हरगोबिंदपुर के विधायक बलविंदर लाठी की 1 हफ्ते से भी कम समय में कांग्रेस में वापसी हो गई है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के एक अन्य विधायक फतेह जंग बाजवा के साथ भाजपा ज्वाइन की थी। इसे कांग्रेस द्वारा टिकट न देने की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा था।
लेकिन अब लाडी अकेले ही कांग्रेस में वापस आ गए हैं, जिसे लेकर उनका कहना है कि हल्के के लोगों के कहने पर ही कांग्रेस में वापसी का फैसला किया गया है। कहा जाता है कि रविवार देर रात पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी ने लाडी का कांग्रेस में स्वागत किया है और उन्हें टिकट मिलने का भी विश्वास दिलाया है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े अब तक 1700 केस सामने आ चुके हैं। वहीं कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 10 नए केस मिले हैं, जिससे राज्य में अब कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के 76 मामले आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में ओमिक्रॉन के 1700 मामले सामने आए हैं। ये मामले 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं भारत में एक दिन में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,49,22,882 हो गई है। वहीं 123 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,81,893 हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अब अपने आवास पर जन समस्याओं को नहीं सुनेंगे। वहीं वह डाक और ईमेल के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण करेंगे। लोग ईमेल आईडी anilvij@gmail.com पर और डाक के माध्यम से अपनी समस्या गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल व डाक के माध्यम से आई समस्याओं का निवारण किया जाएगा ताकि जनता को राहत मिल सके। बता दें कि गृह मंत्री विज प्रतिदिन अपने आवास पर सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, मगर बीते दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब डाक व ईमेल के जरिए ही समस्याओं पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार की सुबह भिवानी के गांव डाडम में चट्टान खिसकने से हुए दर्दनाक हादसे में बचाव कार्य दौरान शनिवार रविवार की रात को एनडीआरएफ गाजियाबाद के बचाव दल में जर्मन शेफर्ड रॉड्रिक ने पंजाब के होशियारपुर के दिनेश दत्त का शव पत्थर के नीचे दबे होने के संकेत दिए। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने रात करीब 2:15 पर शव को बाहर निकाला। अब तक इस हादसे में दिनेश दत्त सहित 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं बचाव कार्य दौरान करीब छोटे बड़े 6 वाहन निकाले जा चुके हैं। बचाव कार्य के लिए उपायुक्त ढिल्लो द्वारा हिसार मिलिट्री से सेना की एक टुकड़ी को मंगवाया गया है। बचाव कार्य दौरान चिकित्सकों की टीम भी रात भर मौजूद रही। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। आज सोमवार की पूर्व 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। वहीं आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा एक विधेयक सदन में पेश होने की संभावना है। सत्र में एक प्रश्नकाल होगा और सदस्य विशेष उल्लेख के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा है कि सत्र के दौरान विपक्षी दल भाजपा आबकारी नीति, बढ़ते कोविड मामलों और सार्वजनिक परिवहन की स्थिति के मुद्दों पर आप सरकार को घेरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोविड मामलों में वृद्धि, नई शराब नीति, सार्वजनिक परिवहन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी गई है। इस सूची के अंतर्गत आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस सूची के अनुसार पार्टी की तरफ से मजीठा हलके से सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया, अमृतसर से डॉक्टर अजय गुप्ता, तरनतारन से डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल, जालंधर कैंट से सुरेंद्र सिंह सोडी और मलोट से डॉक्टर बलजीत कौर को टिकट दी गई है। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।